वेलकम टू अजोका विजन्स पॉडकास्ट। मैं फिजा जमाल हूँ, मेरे साथ निर्वाण नदीम और शाहिद नदीम हैं और आज हमारे गेस्ट हैं तैमूर जो कि आपको पता होगा इनका लाल बैंड भी है बहुत मशहूर, जिसमें ये कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। उनके तराने गाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी बताते हैं। बिल्कुल। तो आई विल हैंड यू ओवर टू you because you know शाहिद साहब। your father. Yeah, जी। yeah, that's a long जी। story, we'll get into it later. But yes, ये तो बहुत पुराना ताल्लुक निकला आप लोगों का। जी, यकीनन एटलीस्ट एक जनरेशन पुराना तो ताल्लुक है, क्योंकि तैमूर की मदर जो हैं गज़ाला रहमान, वो हमारी बहुत प्यारी कोलीग थी। जब पीटीवी में मैं काम करता था तो वो वहाँ एज ए डिज़ाइनर थी, एज आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं। तो उस ज़माने में वो पीटी में थी और बड़े वो हंगामा खेज़ दौर था। कुछ ट्रेड यूनियनिज़्म भी हम करते थे और हड़तालें भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। तो उसके बाद खैर मैं भी निकल गया या छोड़ दिया और गज़ाला ने भी छोड़ दिया, लेकिन उनसे आज तक हमारी एसोसिएशन है और वही दबंग आज भी गज़ाला वैसी ही दबंग हैं। और जब भी कोई इश्यूज़ हों तो उसमें वो फोर फ्रंट पे है, आर्ट और कल्चर में स्पेशली। और इनके फादर जो हैं राशिद रहमान, वो हमारे बहुत प्यारे कोलीग थे और उन्होंने भी इनकलाबी जो सरिश्त जो थी उनकी, जिसकी वो लगता है कि कुछ जीन्स में थी जो आगे भी आई हैं, तो बहुत उन्होंने भी लिटरली खाकशानी है, पहाड़ों पे भी चढ़े हैं और उतरे भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल पहले अजोका थिएटर की जब बुनियाद रखी गई थी और जब उसका पहला ड्रामा हुआ था, जो मैं कहूँगा कि तैमूर अपनी कोई मेमोरीज शेयर करे, तो उसके जो मेन किरदारों में से और उसके डायरेक्टर्स में इनके फादर राशिद रहमान भी थे। तो आपको अपने बचपन की कोई यादें अगर हैं तो वो शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ द 40th एनिवर्सरी ऑफ अजोका और वो हम सारा रिविजिट कर रहे हैं पिछले 4 डेकेड्स। हाँ वंडरफुल, थैंक यू शाहिद साहब। सबसे पहले तो कि आपने वो सारी मेरे दिल और जहन के अंदर भी यादें ताज़ा कर दी हैं। और हकीकत ये है कि जो लाल बैंड मैंने बनाया, जो कि मौसीकी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है कि समाजी तब्दीली आए, तो उसकी ओरिजिनल इंस्पिरेशन अजोका ही है। और मैंने ये कई जगह मतलब ये बात कही है कि इसका क्रेडिट जो है कि आर्ट को किस तरह समाजी जद्दोजहद या तब्दीली के साथ जोड़ने का जो एक अमल है, वो इससे पहले कि मैंने ग्रामशी को पढ़ा हो या ब्रेख्त को पढ़ा हो या किसी और को भी पढ़ा हो इस हवाले से, तो वो मैंने अमली तौर पे अजोका की शक्ल में देखा। क्योंकि मेरे दोनों वालिदैन जो थे, जैसे कि शाहिद साहब बता चुके हैं, वो बड़े इंगेज थे उस पीरियड के अंदर समाजी तब्दीली के साथ। और वो पीरियड भी ऐसा था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत थी जो कि आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी ख़ास तौर पे तरक्की पसंद आज लोगों की को। बात तो नहीं कर रहे? नहीं, और हाय, वो तो फिर एक दुखती नस पे आपने हाथ रख दिया है, अब उसको छोड़े। उनको भी अवाम ज्यादा पसंद नहीं थे, उनको भी उस दौर अवाम में। पसंद नहीं थे, सही कहा आपने। तो एक तो पीटीवी का जो जिक्र किया, पीटीवी की स्ट्राइक, वो तो मुझे उस सेंस में याद नहीं, मगर उसका जिक्र कई दफ़ा फैमिली में हो चुका, क्योंकि मेरी वालदा उस वक्त बिल्कुल सही कह रहे, सेट डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रही थी वहाँ पे और शाहिद साहब के साथ। और वो भी कहती रही कि वो मेरे उस्ताद थे, मैं उनको अपना उस्ताद मानती हूँ इस हवाले से। और मगर फिर उसके बाद जब अजोका बना, तो कम से कम जो पहले 3 ड्रामे थे वो मुझे याद है। उसमें एक पंजवां चिराग था, एक जुलूस था, एक और था। और मेरी जो मेमोरी है वो जिस बाग के अंदर आपने पहले प्लेस किए थे, अजोका ने पहले प्लेस किए थे, तो उसमें जो मेरा ख़्याल है पंजवां चिराग था, उसमें मेरे वालिद साहब ने विलेन का किरदार अदा किया था जो मेन विलेन था। तो मुझे बड़ी अच्छी उसकी मेमोरी याद है, क्योंकि वो उसका स्टाइल ऑफ थिएटर भी बड़ा मुनफरिद था ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक बैकयार्ड के अंदर, एक गार्डन के अंदर प्ले कर रहे हैं, आप एक थिएटर में हैं नहीं, और थिएटर की लाइटिंग और स्टेज और ऑडियंस परफॉर्मर की सेपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरी ब्रेख्तियन इन दैट सेंस, राइट। तो और ज़ाहिर बात है इन्होंने पढ़ा भी हुआ था सारा ये थियरी वगैरह। मैं तो उस वक्त थियरी से फेमिलियर नहीं था, बस मुझे ये याद है कि हम बैठे हुए बड़ी खामोशी से और प्ले शुरू हुआ। और जब प्ले शुरू हुआ तो
वो चिराग लेके ना काले कपड़े पहन के ना, तो माय फादर वॉकड इन इन अ रो ऑफ पीपल जिसमें थे ना, दे वर द विलन्स और व्हाटएवर द बैड गाइज। तो मुझे, मैं अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ था, अम्मी मेरे साथ थी, तो मुझे याद है कि व्हेन माय फादर वॉकड इन, यहाँ मतलब वो पीछे से आ रहे हैं ना, आप सोचें प्ले आगे होना है मगर वो पीछे से वो एंटर कर रहे हैं। आपने कहा ये कौन आ गया? हाँ एग्जैक्टली, वेरी ड्रामेटिक, एग्जैक्टली, पीछे से कोई आ रहा हो, अब तो हम उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं मगर उस पीरियड में ये बड़ी नई चीज थी। तो खैर मुझे याद है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, मुझे अभी भी याद है, मैंने ना कहा वाह आपको क्या हो गया? वो मेरा साथ था और मेरा बेहोश जो नीचे चिराग ना, शक्ल के नीचे चिराग रखा हुआ था। अच्छा। तो वो चिराग की रोशनी जो थी ना, वो यूं ऊपर जा रही थी, लो लाइट, तो और भी ज्यादा विलेनस लग रहे थे वो। तो मैं बस उनको ये बताना चाहता था कि मैं भी बैठा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। तो बट ही डिडंट लुक एट मी एट ऑल, वेरी डेड सीरियस के किरदार में थे ना वो। तो मेरी अम्मी ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा, डिस्टर्ब नहीं करो, अब प्ले देखो तुम। तो आई रिमेम्बर इट लाइक यस्टरडे, इट्स सो क्लियर इन माय माइंड। तो बहरहाल वो जो पूरा प्रोसेस था उसको जब देखा तो उसी वक्त से मुझे ये एहसास हुआ कि और भी कुछ इंसिडेंट्स हैं मगर दिस इज वन ऑफ द की मेमोरीज। जो जुलूस जो पहला प्ले था जी, उसमें राशिद ने एक बाबे का किरदार अदा किया था, बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार था। तो उसमें एक किरदार और था जो अपने बाप के इतला के बगैर वो रोल कर रहा था, और वो एक फौजी का, सिपाही का रोल था। मतलब टोपी पहनी हुई, वर्दी पहनी हुई, डंडा लेके लोगों को भगा रहा है। तो जब ड्रामा ख़त्म हुआ और लोगों ने दाद वसूल करना शुरू किया, तो उसके वालिद साहब जो हैं उन्होंने पहचाना नहीं था उसको। वो करीब आए, देखे, ओए तू है। अच्छा, और वो किरदार कौन था? कौन? हामिद मीर। ना करें। अच्छा, Really? शॉकिंग। He also started his career from That Ajoka. तो आपने बड़ी नई बात उसकी बताई। ट्रेनिंग जो है देखिए हामिद अगर- मीर की, वो अजोका ने की हुई। वाकई देखिए, अगर आपने ये ना बात बताई होती तो वालिद साहब ने जहाँ नहीं पहचाना था तो पब्लिक ने क्या पहचाना था? नहीं, ये हामिद मीर ने खुद एक इंटरव्यू में ये बताया हुआ है। श्योर। तो इंटरेस्टिंग। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ना, ये तो खैर बड़ी दिलचस्प बातें हैं और पर्सनली बड़ी लगती हैं और शायद थिएटर के लोगों को दिलचस्प लगे कि पीछे से आना और बाग में करना। मगर जो मुझे इससे ज़्यादा बढ़ के जो बात सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुतासिर किया, वो ये बात थी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, या आज के लोग शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उस वक्त में जो अजोका ने किया वो ऐसे ही था जैसे कि किसी ने अंधेरे में चिराग जलाया हो। उसकी वजह ये कि वो बहुत सख्त दौर था सियासी एतबार से, और वहाँ पे रेजिस्टेंस करना और एक अल्टरनेटिव नैरेटिव रखना, या ये कहना कि जी हम जमहूरियत चाहते हैं या ये चाहते हैं या वो चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल के करीब था। और ये वो पीरियड था जब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे तो आपको कोड़े छोड़े लग सकते थे, जेलें हो सकती थी, जिलावतनी हो सकती थी। इसकी छोटी सी मिसाल दे दूं जो मैंने खुद जेल में देखी कि एक हमारा लड़का एक्टिविस्ट था, उसने वी का निशान बनाया था और इस बेस पे उसको अरेस्ट किया गया, मिलिट्री कोर्ट से सजा दी गई, कोड़े मारे गए जस्ट फॉर शोइंग द साइन ऑफ वी। सो आप देख सकते हैं कि ये वो मामलात थे। अच्छा, ये जो जिस लॉन का जिक्र कर रहे हैं, उस लॉन में वो अभी भी मौजूद है। आपको अपनी मेमोरीज बताएं जी निर्वाण साहब, आपका तो बचपन वहीं पर गुजरा है। हाँ बिल्कुल। और इधर से एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ आती है, लाइक फॉर यू ग्रोइंग अप in like a creative and artistic and socially and politically aware household, तो उससे how much does that impact you personally या eventually your decision to go into music as well? तो वो कितना उससे impact एक होता है, या is it just the individual themselves या impact करता है आपका जो पूरा एक 100% impact था, 100% impact था। मेरा ख्याल है कि मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं ये सारा क्रेडिट अपने सिर ले लूं, ये मेरा ओरिजिनल आइडिया था, मगर बिल्कुल भी नहीं था। और बहुत सारे लोग थे, शीमा किरमानी, खालिद साहब वगैरह, जिन्होंने ये किया, आगे भी अपना ग्रुप भी बनाया, दस्तक भी था वगैरह। सो बट 100% द आइडिया वाज टेकन फ्रॉम अजोका for me personally. And बचपन में जो उनकी बातें भी होती होंगी आपकी अम्मी अब्बू की with their friends as well. Exactly. जैसे मुझे अक्सर during my early years and teenage years में दोस्तों से ज़्यादा
मुझे मजा आता था इन जो ये बड़े लोग होते थे, अम्मी अबू, उनके दोस्त वगैरह, उनके साथ जो कॉन्वर्सेशंस होती थी, यू नो, लाइक पॉलिटिक्स की भी, आर्ट की भी, बड़ा मैं फैसिनेटेड होता था कि यार बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल वो है। सो इट डज इम्पैक्ट योर नहीं थिंकिंग। निर्वाण आप हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ अपने फैमिली का जो किस्सा है कि हमारे पास मेरे अम्मी अब्बू के पास पैसे नहीं ज्यादा होते थे उस पीरियड के अंदर, किसी के पास भी शायद नहीं होते थे। हाँ, इधर तो भी इधर भी यही है। मगर हर शाम को बाकायदा विदाउट फेल जो मेरे अम्मी अबू के दोस्त यार वगैरह थे वो सब इकट्ठे होते थे और बस रात के 12 बजे तक कभी इस मौजू पे तो कभी उस मौजू पे बहसें होती रहती थी डिस्कशनें और बहसें। और मुझे जो बड़ी अच्छी तरह एक बात याद है वो ये है कि हर बंदा एक दूसरे को क्या जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ना वो था पार्टनर। और सुनाओ पार्टनर क्या हो रहा है यार, सियासी तजिया करके बताओ पार्टनर ये किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आजकल पार्टनर का मतलब कुछ अब और कुछ होता और है। हो गया। पर उस पीरियड में पार्टनर, जिस तरह आज शायद कुछ लोग कॉमरेड या और मुल्कों में हाँ। कॉमरेड कहते हैं, उस जमाने में जो लफ्ज था पाकिस्तान में वो था, या लाहौर में कम से कम वो था हाँ। पार्टनर। तो ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। सो इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। उसी वजह से मेरा ख्याल है मेरी पोलिटिसाइजेशन हुई। And you've traveled the world as well and you've taken your music out into the world as जी। well. तो कोई ऐसे मुल्क के बारे में बताएं, कोई ऐसा किस्सा बताएं जिससे आपको फील हुआ हो कि अच्छा जो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है वो अगलों को भी इसका असर हुआ है, क्योंकि इम्पैक्ट पाकिस्तान से अब आजकल के ज़माने में तो ग्लोबल विलेज कह लो, impact is not just limited within Pakistan, Absolutely. but you've been physically on tours as well. So tell us a story about तो that. इंडिया would be the country that I would select Yeah. for this story. Okay. उसकी वजह ये थी कि एक दफ़ा मैं इंडिया पहले गया था, मेरी कज़न की शादी हो रही थी तो हम भी पहुंच गए वगैरह। तो मगर वो मैं बहुत छोटा था और उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सका। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। तो जब तकरीबन जब हमने लाल बैंड बनाया और हमारी दूसरी एल्बम निकली विच इज़ 2012, तो इंडिया के एक कंपनी ने कहा कि आप आएँ और यहाँ आके परफॉर्म करें। तो जब हम गए शाहिद साहब वहाँ, तो मैं सोच रहा था दिल में, जहन में, कि मैं जो गीत सुनाता हूँ फैज़ अहमद फैज़ की इतनी मुश्किल शायरी ही और ये और वो, कहाँ इंडिया में लोग जो हैं वो समझेंगे या गाएंगे। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज वो इंटरनेट वगैरह से आजकल के पीरियड के अंदर वो देख लेते थे, और जब मैंने जाके वहाँ परफॉर्म करना शुरू किया, हम देखेंगे या जो भी, तो सारे साथ मेरे गाने शुरू हो गए। तो मैं कहा यार ये क्या हो रही है, कैसे हो सकता है? तो मुझे उससे, वैसे तो हम हर वक्त कहते रहते हैं ना, क्योंकि हम फिल्में देखते हैं और हम म्यूजिक भी सुनते हैं, वो हमारा सुनते हैं, हम उनका सुनते हैं, हम उनके लतीफ़े भी समझते हैं, वही होते हैं जो हमारे होते हैं। मगर आप एज अ परफॉर्मर जब वहाँ जाएं और आप गिटार का कॉर्ड लगाएं और आप पहला बोल बोलें और पूरी ऑडियंस आपसे गाना शुरू कर दे, पावर ऑफ आर्ट। हाँ, तो आपको पावर ऑफ आर्ट भी महसूस होती है, आपको एक कॉमन जो कल्चरल थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की हेरिटेज है वो महसूस होती है, एक आपको फील होता है कि यार नहीं, इनसे नहीं लड़ना। उसकी मैं एक मिसाल आपको दूं कि हमारा जो प्ले है बुल्ले शाह पे, जी जी, वो जब हम इंडिया लेके गए तो ऐसे ही होता था कि हमारे कैरेक्टर स्टेज से एक मिसरा बोलते थे तो उसका जवाब ऑडियंस से आता था और यंग ऑडियंस से आता था, तो उनको बुल्ला याद था, उनके स्कूलों में पढ़ा जाता था। तो इतनी हमारी शेयर्ड ब्रिंगिंग टुगेदर। एंड एक वाकया जो अक्सर मैं मतलब बताता हूँ लोगों को कि हमारे इंडिया में एक परफॉर्मेंस थी एंड वहाँ पे ये बुल्ला की परफॉर्मेंस थी। कौन सा शहर था, दिल्ली या कलकत्ता? आई थिंक पटियाला शायद। सो वहाँ पे ये परफॉर्मेंस थी एंड सो वहाँ पे राइट बिफोर द परफॉर्मेंस दिस ग्रुप ऑफ शिव सेना एक्टिविस्ट दे बाज इन और इतने बड़े बड़े डंडे हाथ में और ब्लैक केरला में और ब्लैक मास्क से वो कवर्ड। जी कोई 10-15 लोग आए एंड उनका उस ग्रुप का जो लीडर था वो आता है जी स्टेज पे, और जो डायरेक्टर साहिब है हमारी, उनको ना ये एक लेटर पकड़ाते हैं कि ये आपने ना हुकूमत पाकिस्तान को ये देना है। सो हमने कहा जी हमारा क्या ताल्लुक है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, हमें तो ड्रामा करने आए हैं। सो उन्होंने इंसिस्ट किया, आप इतने बड़े बड़े डंडे पकड़े में, हमने कहा ठीक है जी हम दे देते हैं, आप और भी कुछ भेजने बता दो। तो हाँ वो भी ले जाते हैं। तो क्या कहते हैं, हमने फिर एज ए फॉर्मेलिटी कहा कि चलें आप आए गए हैं तो बैठ के फिर ड्रामा ही देख लें कम अज कम। वो असल में बैठ गए, वो बाहर गए हॉल से, आपने ऐसे ही में कह दिया भाई तो आदत है, आदत है, आप जी आए ना ड्रामा देखने के लिए आए कभी। सो वो देखा 2 मिनट के बाद जी वो डंडे शंडे साइड पे रख के वो बैठ गए कुर्सियों पे जी। तो अब वो 3 घंटे का ड्रामा, अब सब जो हम सब परफॉर्म कर रहे हैं, सबके पसीने के पता नहीं ड्रामे के बाद किसको कितने डंडे पड़ने हैं क्या होते हैं। तो उसके बाद जो एंड रियली इट्स अ मिरेकुलस थिंग। अब ये आपको जो ये मैं बता रहा हूँ ये चीज शो करती है कि
कोई आपकी डिस्कशन, कोई न्यूज़ चैनल पे जितने मर्जी आप टॉक शोज कर लें, जो या आपस में आप बात कर लें, वही बंदा आफ्टर द परफॉर्मेंस वो स्टेज पे आया, दोनों हाथों से झुक के सबसे हाथ मिलाए हैं, सबको गले लगाया है, एंड उसके बाद फिर वही बंदा जो लीडर था माइक पे बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी होते हैं, ये सब कुछ भी होता है। रियली इट्स अ मिरेकल। आपने इन ऑल माय हाउ में जितने भी कम इयर्स होंगे, छोटे इयर्स होंगे, राइट, लेकिन कभी भी मैंने किसी टॉक शो पे जो जितने भी बड़े बड़े लोग घंटा घंटा आप गुफ्तगू हो रही हो, कहीं भी इस तरह का अबाउट टर्न या कुछ नहीं होता, कुछ चेंज नहीं दिखा। एक बात मैं पकड़ूंगी क्या, मतलब छोटे इयर्स, थोड़े से इयर्स, मतलब मैं तो देखे ना वो दाढ़ी शाड़ी तो वैसी रखी हुई है, जवान है मेरे छोटे से इयर्स। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, तो आपके क्या पढ़ाने के स्टाइल में साथ में कुछ आजकल के जमाने में कहेंगे आप ब्रेन वॉशिंग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लोग तो यही कहते हैं। मगर मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट है वो खुद फैसला करे, और मेरा काम ये है कि मैं उसको जरा रास्ता दिखाऊं, बैलेंस डाइट, फैसला वो खुद ही करे लाल रंग की तरफ लेके जाए। नहीं, मैं एक बैलेंस डाइट दूं और उसमें खुद कहूं कि अच्छे खाने का तुम खुद इंतखाब कर लो। मगर मैं उसको ये भी बता देता हूँ कि मैंने इस खाने का इंतखाब किया हुआ, हाँ मेरे लिए प्रोटीन ठीक है। लम्ब जो है आपको कैसा उधर का, यू स्टडीड इन HSN एज वेल, जी दैट्स राइट। सो आपका वैसे जो एक माइंडसेट है, सो लेकिन जो ये भी सुनने को मिलता है कि जी HSN तो बड़ा अजीब एक एलिटिस्ट काइंड ऑफ प्लेस है, सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, कि डज जो स्कूलिंग है so वो कितना इज इट about something special that is taught in such elite institutions, या it is mostly the exposure and the connections that नहीं, कोई स्पेशल चीज नहीं है, वही कोर्स है जो हर जगह हर जगह था उस पीरियड के अंदर। और क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी थी, कुछ हमारे टीचर्स बड़े ज़बरदस्त थे, मगर कुछ टीचर्स जो थे वो 80s का पीरियड था, तो वो कहते थे कि वो क्लास में वो मारा पीटा भी बड़ा करते थे, हमें डर भी बड़ा लगता था। अमीरों के स्कूल में भी मार पड़ती, बड़ी मार पड़ती थी, आप अंदाजा नहीं कर सकते। सॉटियां महंगी होती है ना, पेंसिलें यहाँ रख के उंगलियां दबाना, यहाँ मारना, केनिंग होती थी बाकायदा। मेरी 6th क्लास में पहली केनिंग हुई। ये HSN की बात है? यस, उस जमाने में हमारे बच्चे HSN नहीं जाएंगे। अब नहीं, अब ऐसा नहीं। अच्छा, अब नहीं, नहीं, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसमें अब तो बिल्कुल वो खत्म हो गया, क्रिमिनल ऑफेंस है, अब तो क्रिमिनल ऑफेंस है बाकायदा। मगर उस पीरियड में ये बड़ी आम बात थी, ये वो पीरियड ही और है। उसके लिए कितना फर्क पड़ता है, लाइक मतलब आपका पढ़ाई में कोई फर्क है, या जैसे मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क आपका जो एक्सपोजर होता है एंड देन लार्जली द कॉन्टैक्ट्स यू डेवलप या द कनेक्शंस यू, आई थिंक कुछ लेवल तक एक्सपोजर इस सेंस में HSN में जरूर था कि यू नो जियोग्राफिकली बहुत मुख्तलिफ एरिया से लोग HSN में थे, बलोचिस्तान से, सिंध से, यू नो पंजाब के सदर्न पंजाब से भी लोग थे और KP वगैरह से भी लोग थे, मगर तबकाती एतबार से बहुत डिस्टिंक्शन नहीं थी। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। और फिर भी HSN एक बबल तो है, सब जानते हैं, तो आपके वो कनेक्शंस वगैरह बन जाते हैं। मेरा जो एक्सपोजर था वो था इन लोगों की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से और इन लोगों की वजह से जो कि घर में से डेवलप हुआ, बिकॉज माई फादर वाज एंड ऑल ऑफ दीज पीपल वो नॉट जस्ट इन्वॉल्व इन स्ट्रीट थिएटर एंड बैकयार्ड थिएटर, मगर उसके साथ साथ वो जो भट्टा मजदूरों की तहरीक थी उसमें भी शामिल थे, ट्रेड यूनियंस को भी मदद कर रहे थे, फिर विमेंस मूवमेंट चल रही थी, आसमा जहांगीर और विमेंस एक्शन फोरम, उसमें मेरी माँ मुझे हर बार ले जाती थी, तो उससे मेरा एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा फिर वाइडन हुआ। और सो आई थिंक दैट वाज द की रोल। अच्छा, एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि बच्चे की जो तरबियत है वो घर से होके आती है या कोई उस्ताद का भी उस पे असर होता है? उस्ताद का बड़ा अहम किरदार घर से तो होनी ही है, मगर उस्ताद का भी बड़ा अहम किरदार। मगर ऐसे नहीं है कि उस्ताद ने तो उससे 1 घंटा 2 घंटा मिलना है ना, चलो साल 1 साल मिलना है, फिर उस बच्चे ने वापस तो अपने घर ही जाना है, अपने दोस्तों में बैठना है। बहुत अच्छी बात की आपने। इसमें इस तरह से है कि घर है, फिर स्कूल है, ओवरऑल स्कूल स्पिरिट जो है ना उसका पर्सनैलिटी पे बड़ा असर होता है, मोर देन एन इंडिविजुअल टीचर। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी कि HSN उस जमाने में बड़ा डिसिप्लिनेरियन था, बाल काटने, ये करना है, वो करना है, टाई सही लगी होनी चाहिए, नहीं होती थी बड़ी सख्त सजा मिलती थी हमें, ठीक है। तो जैसे ही मैंने HSN से
खत्म हुआ तो मैंने अपने बाल लंबे कर लिए, मैं फटे हुए कपड़े पहनता था, जानबूझ के फटी हुई जीन्स पहननी है, अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैंने इस वजह से किया क्योंकि उस वक्त मुझे मना था, और कोई वजह नहीं। मेरे लिए तो जो एनसी में जाना था दैट वाज लिटरली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि एनसी में उससे पहले तक जो होता था वो यही अब टिपिकल एक बॉयज का क्या शुगल होता था, वो गाड़ी में चले गए, पिने मार दी, ऊंची ऊंची गाने आपने लगाए हुए हैं। एनसीए जाके फाइनली दैट वाज द डिफाइनिंग फैक्टर कि वहां पे एक तो जितने भी वो लोग होते हैं, वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहाँ पे इट्स ओनली ऑन मेरिट, राइट, एंड देन वही आपकी वाली बात कि हर तबके के, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग दैट टाइम वाज एक अलीपुर चट्टा गांव से एक लड़का घर छोड़ के, घर से भाग के वो आया हुआ था, एंड कोई हुंजा से, कोई आपके बलूचिस्तान से, एंड सो वो एक बड़ा मजे का था। एंड वही वाली जो इंडिविजुअल टीचर्स वाली चीज थी कि ओवरऑल जो एनवायरनमेंट एंड जो एक्सपोजर था, सो फॉर एग्जांपल एक जमाने में ना मैं बड़ा एक आपका डीएचए का बदमाश होता था, बड़ा लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ इस तरह की आपकी चीजें हैं, तो वहां पे तो अब वहां पे कोई आपसे लड़ता ही नहीं था। अभी तक एक वो वाकया याद है कि उस जमाने में रैगिंग काफी वो पॉपुलर होती थी, अब तो काफी बैन ट्रेंड हो गई है। मैंने भी रैगिंग की है, अब रैगर है, ये बड़ी बुरी होती थी बड़ा, आपने बता दिया, अभी भी करती है घर में। बड़ी प्यारी बहू। वहाँ हॉल के अंदर जो हमारा ऑडियो हॉल था उसके अंदर वो सब बैचेस जो है ना, वो आफ्टर द क्लास कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो मैंने पूछा, मेरा फर्स्ट ईयर था, तो कि क्यों नहीं कोई बाहर निकल रहा, क्या हुआ है? तो जी सीनियर्स ना छतों के ऊपर छुपे हुए हैं पानी के शॉपर लेके, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, निर्वाण नदीम हूँ मैं, ऐसी के तैसी मैं बाहर निकला हूँ। तो उसके बाद जी लो एंड बिहोल्ड कुछ देर के बाद मुझे शॉपर आके पड़ा है, मैं गुस्से से आग उगाल होके बुरी मतलब बोल रहा हूँ, सामने को 50-60 सीनियर खड़ा हुआ, तो मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, वो था भी ना आपने यू हैव टू अनाउंस योरसेल्फ कि अच्छा एक बंदा आया है, तो वो मैं बुरा भला उनको कह रहा हूँ, वो सारे मुझे देख के हंस रहे हैं। अच्छा उधर मैंने देखा इधर तो आपको कोई लड़ता ही नहीं है कोई बंदा, वो इतने आपके आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव लोग, लेकिन जो एक इंडिविजुअल आपका वाकई जो इंडिविजुअल टीचर्स भी ज्यादातर तो सारे बड़े अच्छे एंड सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग। एक हमारी होती थी जी इस्लामियात की टीचर, ठीक है जी, तो अब वो हमें ऑडिटोरियम में माइक के ऊपर क्या हमें लेक्चर मिल रहा है कि जी वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हैं कि ये जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं कितने गंदे होते हैं, और वो एक बार जहाज में सफर एंड लाइक 200-300 बंदा जो है वो बैठा हुआ, नहीं प्रॉमिस, एंड स्कूल लेवल की बात है, नहीं एनसीए कॉलेज, ठीक है, एंड वो फर्स्ट ईयर में होता है कि एक सेशन होता है जो तमाम कॉलेज के जितने भी फर्स्ट ईयर होते हैं, तो 200-300 जो स्टूडेंट्स हैं उस बैठा हुआ हॉल के अंदर, एंड वो कहानी बता रही है कैसे वो एक बार जहाज में सफर कर रही थी जहाँ पे वो नॉन मुस्लिम कुछ बैठे हुए थे, 2 नॉन मुस्लिम बैठे हुए थे, और उनसे इतनी गंदी बदबू आ रही थी और ये वो, तो मैंने लिटरली आई वॉकड अप ऑन द स्टेज, मैंने माइक उनसे छीना है एंड पूरा कोई अपना कोई लेक्चर दिया समथिंग कि इनकी बातें ना सुनो ये वो करके, उसके बाद आई लेफ्ट। तो उसके बाद बहरहाल मुझे बुलाया हेड मिस्ट्रेस वगैरह ने, लेकिन वही पॉइंट भी कि अच्छे लोग भी आपको वैसे पता है दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द स्कूल स्पिरिट वाली जो आपने बात की है कि अगर स्कूल की आइडियोलॉजी एक ऐसी है, हेटफुल सी है, तो क्या वो एक हेटफुल जनरेशन बना रहे हैं या हेटफुल पेरेंट्स एक हेटफुल जनरेशन बना रहे हैं? नहीं, स्कूल का बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैं समझता हूँ स्कूल स्पिरिट का एक इन्फ्लुएंस जो होता है ना वो बच्चों में कहीं ना कहीं आ जाता है। डिपेंड करता है पेरेंट्स पे भी, हाउस टू हाउस भी डिफरेंट होता है, मगर मिसाल तौर पे मैं जब देखता हूँ तो मैं जब सोचता हूँ तो वो ये है कि अब मैं एक वर्किंग फादर हूँ, ठीक है, तो मैंने सुबह जाना है, पढ़ाना है, मैंने शाम को वापस आना है, तो मुझे इतना ज़्यादा मौका, और मेरी बीवी भी काम कर रही है, और मेरे दोनों पेरेंट्स जो थे वो भी वर्किंग पेरेंट्स थे, तो वो शाम को 8 बजे जाके तो फ्री होते थे, तो कब वो मुझे बैठ के दर्स देंगे बेटा ये जो आज तुमने सुबह बात सुनी ये ठीक नहीं है, तो इट वाज लेफ्ट टू यू टू डिटरमिन। मगर ये ज़रूर था कि घर का जो माहौल है और स्कूल का जो माहौल है, मुझे उन दोनों में बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता था, तो फिर मुझे अपने ज़हन में रेकंसाइल करना था कि इन दोनों में से क्या बात तुम्हें ठीक ज़्यादा लगती है। अच्छा, ये जो स्कूल का है ना, खासतौर पे अब वो जो स्कूल का जो सिलेबस जिस तरह से चेंज किया जा रहा है, उसके अंदर अब इनबिल्ट है ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और प्रेजुडिसेस, और मजबूर किया जाता है लोगों को कि इवन नॉन मुस्लिम्स को कि आप भी यही हमारा सिलेबस है, इसी को पढ़ें, तो उसका तो बहरहाल एक इम्पैक्ट होता है। और ज़ियाउल्लाह के ज़माने से जो तब्दीलियाँ आई हैं उसका फिर वो बीज जो डाले गए थे उसकी फसल आज हम काट रहे हैं। ऐसा ही है कि सिलेबस अगर प्रोग्रेसिव हो और स्कूल की स्पिरिट अगर प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद हो, डिफाइन प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि जो भी मार्जिनलाइज्ड है, जो भी ओप्रेस्ड है, उसके लिए एक हमदर्दी रखना। ये सबसे पहली प्री कंडीशन है। वो गरीब है तो उसके लिए हमदर्दी रखना, वो कोई रेशियल लाइंस पे मार्जिनलाइज्ड है, उसके लिए हमदर्दी रखना, वो जेंडर की बुनियाद पे उसको मार्जिनलाइज किया गया, उसके लिए हमदर्दी रखना, हमेशा अंडरडॉग के साथ खड़ा होना। मैं समझता हूँ सबसे पहले ये प्रोग्रेसिव। एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस हमदर्दी? मतलब एक तो ये था दिल में एहसास कर लिया, हाय बेचारा, मूव ऑन। हाँ, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। इज दैट लाइक ड्राइविंग इनटू एक्शन एज यानी वेल? तरस खाने में हाँ और दर्द बांटने में क्या फर्क है? हाँ जी, बस यही है कि आप भी अपना हिस्सा डालें टू चेंज दोस कंडीशंस, और आप अपना हिस्सा उस तरह से डालें जिस तरह से आप बेस्ट डाल सकते हैं। अगर आप राइटर हैं तो आप अपनी राइटिंग में उसकी झलक दे सकते हैं, म्यूजिशियन है तो आप म्यूजिक में झलक दे सकते हैं, अगर आप एक प्रोफेसर हैं तो वहाँ बात कर सकते हैं, अगर आप एक स्ट्रीट एक्टिविस्ट होना चाहते हैं तो उस तरह से आप कर लें। जो भी आपकी फील्ड है उसमें से ही आप उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। मगर अपना वजन डालना है ना, वजन किस तरफ डालना चाहते हैं, आप इस तरफ डालना चाहते हैं, उस तरफ। और ये बड़ी सटल चीज भी हो सकती है कि आपने मिसाल के तौर पे एक प्ले लिखा है तो उसमें आपने जो अफ्रीकन अमेरिकन को जो रोल दिया वो क्या दिया है, उसमें आपने सटल तरीके से आप उसको कर सकते हैं ना, इफ यू वांट। तो या आपके सारे प्लेस के अंदर औरत जो है वो कोई बड़ा बद किरदार अदा कर रही है, यू नो, जिस तरह कुछ लोग इस तरह लिखते हैं प्लेस। मेरे ज़हन में एक नाम आ रहा है, मेरे भी ज़हन में वही नाम आ रहा है। चांद आज कुछ छोड़े। अच्छा, ये देखें कि ये तो बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन ये भी है कि जो मेरा अपना भी तजुर्बा है कि आप जब आपको दबाया जाता है, चाहे वो आपके किसी पेरेंट की तरफ से, चाहे वो मोहल्ले के किसी बुजुर्ग की तरफ से, चाहे स्कूल के हेडमास्टर की तरफ से, तो आपको एज एन इंडिविजुअल जब दबाया जाता है तो आप उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्शन फिर एक इंडिविजुअल का एक अथॉरिटी के साथ होता है, वही बाद में पूरे सिस्टम के साथ भी बन जाता है। मैं उसकी ये मिसाल दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम थे तो हमारे ये अयूब आमरीत का ज़माना था, तो हमारे जो वाइस चांसलर थे वो प्रोफेसर हमीद अहमद खान, वैसे बड़े पढ़े लिखे आदमी थे लेकिन एटीट्यूड वो अथॉरिटेरियन था। तो उनके साथ हमारा फड्डा हुआ, उन्होंने यूनियन हमारी बैन कर दी, स्टूडेंट्स यूनियन। अच्छा। वहाँ से हमने उनसे लड़े। उससे पहले हम अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लड़े जो कहता था कि बिल्कुल ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लो। फिर हम वाइस चांसलर से लड़े, और वाइस चांसलर से लड़ते लड़ते हम मार्शल लॉ जो डिक्टेटर है उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। तो ये भी एक होता है कि यू डिफाई, यू resist, and then this from individual it becomes a resistance against the system. Collective struggle ban jata. There's also an element of fear. Of Back course. then also there was, and today also there is, कि अगर stand ले भी तो कैसे लें, नहीं आता। हाँ जी, आई थिंक दो डिफरेंट सिचुएशंस है ना। एक तो फियर उसका है जो कि उस सारी ऑपरेशन से बेनिफिट कर रहा है। अगर मैं फर्ज करें एक वाइट बंदा हूँ और मुझे, या मैं एक बंदा हूँ, एक मर्द हूँ, ठीक है ना, और मुझे पता है कि मैं सोसाइटी के इम्बैलेंस से बेनिफिट कर रहा हूँ, तो मैं क्यों दूसरी तरफ जाके खवातीन की साइड लूँ जब मुझे तो बेनिफिट हो रहा है उसका। ये भी है ना। तो एक ये फेयर होता है। एक दूसरा फेयर होता है कि आपको पता है कि ये गलत है, आप एट द रिसीविंग एंड है, मगर आप उसके खिलाफ रेजिस्ट करना चाहते हैं, तो डर ये है कि उसका रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, यहाँ जो फेयर होता है और यहाँ जो फेयर होता है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ फेयर है द फेयर ऑफ लूजिंग द प्रिविलेज दैट यू हैव, और वहां पे फेयर जो है ना वो और चीज है, वो है वो जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जो आपको दबा के रखे। उस तरफ जो फेयर है ना वो इस तरह से भी डिफरेंट मैं महसूस करता हूँ है कि वहां पे आप अपनी आइडेंटिटी और अपनी शनाख्त और अपनी हैसियत एज एन इंडिविजुअल मनवा ही नहीं सकते, अपने आप को फुली ह्यूमन मनवा ही नहीं सकते जब तक आपको उसके खिलाफ रेजिस्ट ना करें। वो आप ना चाहते हुए भी, इसका मतलब है रेजिस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह जॉन जैक रूसो कहता है ना, वो जो तलब है ना कि टू बी फुली एक्नॉलेज्ड एज अ फुल इक्वल ह्यूमन बीइंग, वो हर बंदे में एक नेचुरल चीज है। तो अगर फर्ज करें आपके खिलाफ एक रेसिस्ट सलूक हो रहा है, तो आपको पता है कि आप फुल डॉक्टर बन के आए हैं, और क्योंकि आप अफ्रीकन अमेरिकन है, किसी ने कहा चाल है कि आप क्योंकि आप अफ्रीकन अमेरिकन है, उसने ज्यूम कर लिया कि आप डॉक्टर नहीं है, तो आप फील करेंगे ना उसको किसी ना किसी, आप रेजिस्ट करेंगे उसको। यू कैन नॉट हेल्प बट रेजिस्ट इट फॉर वुमन एज वेल, राइट। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि ये दोनों फियर्स मुख्तलिफ हैं।
अगर आपको फियर सिर्फ ये है कि आप अपनी प्रिविलेज लूज करेंगे, तो फिर आपको अपने आप से सवाल ये करना चाहिए कि अगर आपको वो प्रिविलेज ही चाहिए अपने आप को एक बेहतर इंसान बनने के लिए, तो फिर आप बेहतर इंसान कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है आपने अपने मेरिट पे वो पोजीशन नहीं हासिल की, आप अपने मेरिट पे नहीं खड़े हुए उस सोसाइटी की उस पोजीशन पे, आप अपने बर्थ की वजह, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ की वजह से खड़े। जैसे इंडिविजुअली तो समझ आती है, जैसे आपका जो रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ स्टफ विद टू डू विद वुमेन राइट्स, जी। राइट? सो आप सोचते हो कि आपके जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट या कंजर्वेटिव जो तबका है, व्हाई डू दे गो टू सच एक्सट्रीम्स? औरत को ये करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, कवर्ड रहना चाहिए, एंड उधर परहैप्स यू कैन डेवलप या foresee or connect a link with their individual self, जी राइट? जो कलेक्टिव होल है जी कि वो अगर कहता है कि औरत को हस्बैंड की बात माननी चाहिए, हम्म, सो लाइक इफ आई बाय इनटू दैट, सो फॉर मी पर्सनली इट विल हेल्प मी इन माय डेली लाइफ, यू नो, कि जी। बहुत सी बातें नहीं सुनने को पड़ेंगी, जी। यू नो, या सो ऑन देखिए ना वो रेजिस्ट कर रही है, हाँ। बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाँ, नेचुरली वो बर्दाश्त कर रही है। ऑटोमेटिक। देखिए ना, मैं ये कह रहा था वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। so मेरे बड़े फवायद होते हाँ। अगर मेरी बीवी हर हाँ। बात मेरी मानती, सही। यू नो, हर कहना मानती। हाँ। सो ऑन इंडिविजुअल लेवल बिल्कुल आपकी बात कि वो आपको बेनिफिट कर सकता है, सो एक तो वो मोटिवेशन हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन व्हाट अबाउट द वही जो इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे थे, वो चाहे स्टेट की तरफ से हो, जी। जैसे व्हाई वुड द स्टेट प्रमोट सच माइंडसेट्स? या आपकी एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें आप पोलियो के बारे में बोल रहे थे। सो ये जो वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब ऑब्वियसली आई कांट बिलीव के जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के ज़हनियत के लोग होंगे, या अफगानिस्तान में स्पेशली अगर उसके ऊपर अभी आप बात कर रहे थे, या तालिबान हैं, या आप अफगानिस्तान को जैसे देख लें, अब जैसे मैं सोचता हूँ कि अब जो तालिबान है अभी जो उधर की हुकूमत है, और वो जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस उधर वो लगा रहे हैं, जी वाई, उनको क्या उससे फायदा है? जी। You know, because it can't simply be बड़ा जवाब शुरू ना। हाँ, कंप्लीट करें अपना सवाल। तो यही मैं सोचता हूँ, बिकॉज नो वन इज सो आइडियलिस्टिक, या उनको कोई इतनी मोहब्बत है किसी को किसी चीज से, हमेशा कहीं ना कहीं आपका कुछ तो फायदा होगा। तो उधर एज अ गवर्नमेंट को क्या फायदा है ये माइंडसेट्स इंपोज करने से? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है, वाह। और अब मुझे जी। सीरियस मोड, प्रोफेसरों वाली मोड में आना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी सोसाइटी को एग्जामिन करें तो उसमें जो एवरीडे लाइफ है ना, सबसे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एवरीडे लाइफ में ये चीज़ें शामिल हैं कि जब जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती कैसे है, कौन जो है रोटी तैयार करता है, किस तरह तैयार करता है, कौन पानी लेके आता है, कौन बच्चे पालता है, वो पूरा सर्किट क्या है जिसके नतीजे में वो सोसाइटी एक मुआशी बुनियाद पर खड़ी है। अगर वो सोसाइटी जो है वो एक ऐसे स्टेज पे खड़ी है जो कि कबायली निज़ाम है, जो कि लेट्स से के पैस्टरलिस्ट नोमैडिक टाइप एक कबायली निज़ाम है, तो कबायली निज़ाम की होने की वजह से और सोसाइटी के उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट होने की वजह से उसमें कुछ वैल्यूज़, कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ आइडियोलॉजी, कुछ चीज़ें उसके साथ आएंगी। जब फर्ज कर लें कि वो कबायली निज़ाम के लोगों को कोई बैरून कुव्वत जो है वो किसी अपने अज़ाइम जियो स्ट्रेटेजिक वजह से उनको हथियार भी दे दे और उनको बड़ा ताकतवर बना दे, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज भी कर दे जिस तरह के कोल्ड वॉर में हुआ, और वो फिर इक़्तिदार हासिल कर लें, तो फिर जब वो रियासत बनाएंगे तो वो अपनी कबायली वैल्यूज़ की ही बुनियाद पर अपनी रियासत कायम करेंगे। और चाहे उसको नाम वो दे दें मजहब का, या कोई और नाम दे दें, या वो नाम दे दें अपनी नेशनैलिटी का, ट्रेडिशन का, कोई भी नाम दे दें, मगर बेसिकली वो अपनी वैल्यूज निकाल रहे हैं उस मोड ऑफ लाइफ से। और आप और मैं जो है, अब हमारा मोड ऑफ लाइफ चेंज हो गया, अब हम एक डिफरेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी में रहते हैं, हमारा मोड ऑफ अर्निंग अ लिविंग, हमारा मोड ऑफ वर्क, हमारी रिलेशंस ड्यूरिंग वर्क, ये सब चीजें तब्दील हो गई, और उससे ही हमने अपनी वैल्यूज नई अखज़ की हैं। तो जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम कोई और किस्म का निज़ाम लेकर आएंगे, या हम कोई और वैल्यूज मुतारफ़ करवाना चाहेंगे। तो हिस्ट्री, तो अभी तो आपने सोसाइटीज़ को कंपेयर किया, मगर अगर आप तारीख़ को भी कंपेयर करें तो तारीख़ में मुख्तलिफ जो
तारीखी अदवार हैं उनके दरमियान जो डेवलपमेंट है वो भी इसी तरह से होती है। अच्छा, अब इस आइडियोलॉजी को या इस माइंडसेट को हम आर्ट और कल्चर पे अगर अप्लाई जी, करें जी। तो मसलन निर्वाण ने बहुत पावरफुल रोल किए हैं, कभी किसी सूफी का, कभी भगत सिंह का, कभी किसी इनकलाबी का। तो और आपके म्यूजिक में ये मैं अगर निर्वाण बताना चाहे कि इसका इम्पैक्ट लाइव थिएटर का और सच पावरफुल रिबेलियस कैरेक्टर्स का क्या इम्पैक्ट है इंडिया में, पाकिस्तान में, विच ही मे हैव एक्सपीरियंस्ड। हाँ वही, मतलब आप जैसे म्यूजिक के बारे में इसी तरह बता सकेंगे। सो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस वो रहा है, एक तो अबू के ड्रामे जो ग्रोइंग अप जितने देखे सबके सब जो हैं आपके, एंड अगेन मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे चल रहे हैं लेकिन विद सम पर्पस बिहाइंड देम। जंजालपुरे का आज तक लोग जैसे जिक्र करते हैं और बथेरे, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। लेकिन मेरा एज अ परफॉर्मर जैसे एक इंस्टेंस है कि एक हम करते थे बंदा सिंह बहादुर बुल्ला जो हमारा प्ले है। सो उसमें जो एक जो ओरिजिनली बंदा करता था वो प्ले बंदा सिंह बहादुर। सो बंदा सिंह जो है मुसलमानों के लिए एक ऐसा हमारे लिए एक बड़ा एक नेगेटिव कैरेक्टर है कि ही ऑलमोस्ट ब्रॉट द मुगल एम्पायर टू इट्स नीज। बहुत ज़्यादा कत्लो गैरत की, गांव के गांव जला दिए, औरतें बच्चे, वेरी मर्डरस एंड तबाही मचा दी थी। सो एज अ जो ओरिजिनल जो परफॉर्मर था वो जब परफॉर्म करता था सो वो एक टिपिकल आपका एक बड़ा एक मैचो तरीके से एंड बड़ा एक सिख वॉरियर एंड बस गुस्से में ही गुस्सा एंड जो एक स्टीरियोटाइप आपने बस एक देख लिया है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्टिक प्रोसेस एंड द डिफरेंस इट मेक्स। सो वंस हमने उधर वो जब परफॉर्म किया था सो अमृतसर में काफ़ी उस पर कंट्रोवर्सी हो गई थी। अच्छा। क्योंकि कुछ जो सिखों की तरफ से जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स थे वहाँ से उनकी तरफ से काफ़ी एक अपराइजिंग सी हुई, कंप्लेंट्स वगैरह हुई, क्योंकि वो उनका जो बंदा सिंह बहादुर था, एक तो सिखों के होता है गुरु, राइट? जो गुरु जो होते हैं वो बाप से भी लाइक ऊपर दर्जे का आपका ऑलमोस्ट होता है। सो वो उतना नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे, लेकिन उस लेवल का कि वो स्टेज पे अगर दिखा दें तो शायद माइंड कर जाएंगे। इसको कहते हैं गुरुओं बजा। हाँ अच्छा, अच्छा। ठीक है, ऑलमोस्ट गुरु। बिल्कुल। सही। सो वो जब सो वहाँ ये एक चीज़ होगी, लेकिन वहाँ की सिविल सोसाइटी खैर इतनी स्ट्रांग थी कि वहाँ पे काउंटर प्रोटेस्ट हुई और वो फिर भी हमने फिर किसी और जगह पे उसको परफॉर्म कर दिया। अच्छा, अच्छा। सो आफ्टर सम इयर्स वो एक्टर अवेलेबल नहीं था, सो आई हैड टू डू द परफॉर्मेंस। सो मैंने जब उस पर रिसर्च की उसको एज अ पर्सन, एंड सो देन आई गॉट टू नो हिज ओन स्टोरी, एंड विच इज़ अ वेरी, आप कह सकते हैं, यूनिवर्सल थिंग जो अपने हमारे जो इंस्टीट्यूट के एक्टिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी यही आई टेल देम when we are talking about characterization and truth in art, कि मैंने जब उसकी कहानी पढ़ी, उसका जो बैकग्राउंड पढ़ा, एक तो आप द फर्स्ट ग्लांस पे तो आप कहते हो बड़ा एक कातलाना सम मर्डरस विलन टाइप ऑफ कैरेक्टर। ही वाज ओरिजिनली एक ऑलमोस्ट एक सूफी टाइप वो बंदा होता था, जो डायलॉग्स में भी लिखा हुआ है कि वो कीड़ों मकोड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। अच्छा। अब उसकी एंड सी इधर जो एक आर्टिस्टिक प्रोसेस है, जो राइटिंग में भी एक्टिंग में भी, जो द पावर ऑफ कैरेक्टराइजेशन, राइट, कि जो बैक स्टोरी आप पढ़ते हो राइट। उससे कैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है कि उसको जो उसकी कहानी थी, जो रियल लाइफ कहानी है कि वो एक सूफी टाइप बंदा था, एंड ये मुगल जो सिपाही हैं वो गए उसके गुरु के पास। अब गुरु अगेन आपके जो बाप से भी बड़ा स्टैचर जिससे होता है, जी। एंड इन फ्रंट ऑफ हिज आईज उसके उस गुरु को और उसके छोटे छोटे बच्चों को दीवारों के अंदर जिंदा दफना बिल्कुल, दिया बिल्कुल, गया, बिल्कुल। राइट? एंड वहां से देन उसका पूरा एक ये टर्न अराउंड हुआ, एंड सच अ स्वीट एंड सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, ही कंप्लीटली डिड एन अबाउट टर्न, सही। एंड उसने कहा कि जी तबाह कर दो सब कुछ। तो अब वहां से जो एक आपका परफॉर्मेंस का एक होता है जो डिफरेंट, आप यू पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स शूज। सो आई आस्क्ड माई सेल्फ, या एनी वन कैन आस्क देमसेल्व्स कि यार खुदा ना खास्ता आपके साथ अगर कभी ऐसा हो तो क्या एटलीस्ट चंद मोमेंट्स के लिए आपके जहन में ये ख्याल नहीं आएगा कि तबाह कर दो सब कुछ? यू नो, वंस यू सी योर लव्ड वंस, उनके साथ ऐसा अगर आप होते हुए देखो, सो वहां से देन एक आई कुड रिलेट टू दैट कैरेक्टर, एंड वहां से फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मुझे देन ये चीज समझ आई कि भाई इट्स नॉट अबाउट कि भाई कोई मर्दाना टाइप सिख वॉरियर है, उसमें गुस्से से ज्यादा तो दुख था
वो गम था जिसकी वजह से वो गुस्सा आ रहा था। Fascinating. So how do you And- bring empathy into your performances? मेरे तो plays नहीं है ना, so हाँ, ऐसा नहीं, नहीं लेकिन है। आप जो करते हैं ना, There आप has to be some स्कूलों element में of empathy in Yes. there. आप कम्युनिटीज में जाके करते जी। हैं बच्चों के साथ, जी, बिल्कुल। पुअर कम्युनिटीज में, जी। तो वो आपके म्यूजिक का कैसे उन पे इम्पैक्ट नहीं, होता ये है? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, मगर उससे पहले जो आपने बात की ना, मैं उस पे थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ कि जो आपका प्ले था बुल्ला, उसमें मुझे वो बड़ा जबरदस्त लगा। उसमें जो मुझे जबरदस्त बात लगी, वो तो ओवरऑल जो उसका एक थीसिस है, वो तो मैं जानता ही था, दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब, सॉरी, जो दारा शिकोह और दारा। औरंगजेब, दारा जो प्ले था, नॉट हम्म। बुल्ला, दारा जो प्ले था, उसमें जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग बात लगी एक्चुअली वाज द पोर्ट्रेयल ऑफ औरंगजेब। और मैंने आपको याद है, शायद साहब कहा भी था कि मुझे जो आपने जो औरंगजेब के किरदार को जिस तरह से डिपिक्ट किया ना, मुझे सबसे फैसिनेटिंग बात लगी उसके बारे में। तो वो ये है कि अगर आप बिल्कुल एक कार्डबोर्ड कैरेक्टर बनाएंगे, या इवन एज अ परफॉर्मर आप एक कार्डबोर्ड कैरिकेचर बने हुए इनकलाबी के, ठीक है, तो उसमें कोई आर्क नहीं है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, उसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उसमें कोई समझ नहीं आती कि वो इस तरफ से मोटिवेटेड है क्यों आफ्टर ऑल, कि लेट द वर्ल्ड बर्न या जो भी उसकी मोटिवेशन है, वो है क्या आफ्टर ऑल। जब तक वो मौसीकी हो या वो ड्रामा हो, जब तक आपको खुद नहीं पता कि वो क्या है, क्यों, हाँ वो क्यों है, दैट्स बेटर वे टू से, वो क्यों है, जब तक आपको खुद नहीं पता आप किसी को क्या कन्वे करेंगे। So the wonderful thing about that play was Dara was कि the characters were very very real. I could see through Aurangzeb's eyes. I could see through Dara's eyes. I could see कि ये दोनों clash करेंगे ही करेंगे. I could see कि ये clash है ही inevitable. Given कि वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है. I could see the whole drama of history unfold. और देवर मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स, कोई एक बिल्कुल वन डायमेंशनल नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन आप म्यूजिक पे जरा है ना, हाँ, एक और बात एक और बात करके फिर उस पे आता हूँ। तो ये आप ग्रीक ट्रेजेडी में भी देखेंगे, और ये आप शेक्सपियर में भी देखेंगे, और ये आप तमाम ग्रेट ट्रेजेडीज में देखेंगे कि ओथेलो जो है, जूलियस सीजर जो है, कहीं ना कहीं आप उसे एम्पथाइज भी करेंगे कि होया दे नाल बुराई है, इन्हें भी बुराई कीता है, मगर होया दे नाल भी बुराई सी, बड़ा जरूरी है। तो जब मैं मौसीकी में इस तरह करता हूँ, तो इट हैज टू, जो मैं गा रहा हूँ, इट हैज टू कम फ्रॉम अ रियल पोजीशन। अब मैं खुद एक प्रिविलेज जिंदगी का हिस्सा हूँ, मैं खुद एचएसएन में पढ़ा हूँ, जैसे कि आपने भी मैं बताया, और मैं लम्जो पढ़ाता हूँ, और मैं कोई वो उस तबके में से नहीं हूँ जो भट्टों पे काम कर रहा है एंड सो ऑन। सो हाउ इज इट रियल फॉर मी? अगर मैं कैरिकेचर बन जाऊँ उस इनकलाबी का जो जहन में होता है, अजय देवगन टाइप, अजय देवगन टाइप की चीज बन जाऊँ, मतलब अगर मैं वो बनने की कोशिश करूँ, तो इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट ट्रू, तो एंड इट्स नॉट ऑथेंटिक। तो मैं जब अपनी मौसीकी करता हूँ, तो मैं उसमें कोई पर्सोना नहीं लेने की कोशिश करता। इनफैक्ट जो मैं हूँ, मैं वो ही सामने रखता हूँ। सो एक फॉर एग्जांपल गीत है जिससे मैं बड़ा क्लोजली आइडेंटिफाई करता हूँ। वो गीत है पंजाबी का, मुसल्ली ड्रामा में जो मेजर इसाक साहब ने लिखा था। वो है कि जे मैं जम मुसल्ली होंदा, अगर मैं मुसल्ली पैदा होता तो फिर मेरी क्या सोच होती। मैं मुसल्ली नहीं हूँ, मगर अगर मैं पैदा हो जाता तो मेरी क्या सोच होती। तो उसके जो अल्फाज हैं ना, उससे मैं इसलिए बहुत रिलेट कर सकता हूँ, और मैं बोलता भी हूँ जब मैं वो गीत गाता हूँ। मसलन जरा में थोड़ा सा एक फ्लेवर देना कि कैसे वो ऐसे ही मैं करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बताता हूँ लोगों को कि ये जो गिटार मैंने पकड़ा हुआ है, ये जिस रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये बजाते खुद एक तबकाती निज़ाम की पैदावार है। और अगर मैं उस पोजीशन पे पैदा होता कि मैं एक मुसल्ली होता, एक हारी होता, एक मुजारा होता, तो मैं इधर ना खड़ा होता आपके सामने, ये बातें भी ना कर रहा होता। सो इट इज इन recognition of that I'm singing this particular song, क्योंकि मैं नहीं समझता कि I've done much to earn that position, वो मुझे मिली है। तो बुल्ले शाह भी जिस तरह कहते हैं अपने कि भाई वो इश्क ना पूछे जात, ना वेखे तख्त, ना वेखे ताज, या मुसल्ली के अंदर जो लाइंस हैं कि वो कहता है जी उसके बारे में कि इनकलाब दा हीरो बन के मैं अज पौंदा जल्ली हुंदा, जिस इस रंग जे रंग दिता सी कि थोड़ सी थोड़ा अंग भी देंदा, प्रोलतारी ढंग भी देंदा,
इस जीवन दे अंग भी देंदा जे मैं जम मुसल्ली हुंदा, इस तरह करके ना उसको बड़ी खूबसूरत। अच्छा, ये मतलब एक जो चीज़ आपकी बातों से भी निकल रही है कि जो आर्ट कल्चर जो है, जी। स्पेशली म्यूजिक और जी। परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड थिएटर, जी। इसका जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जी। लाइव इंटरेक्शन जी, है विद बिल्कुल। योर ऑडियंस, एग्जैक्टली। तो मैंने ये देखा है कि ये ज़्यादा इंस्पिरेशनल बहुत। होता है। और उसमें ये जो म्यूज़िक आ जाता है और ह्यूमर आ जाता है, तो उसका ये होता है कि लोगों के अंदर जो प्रेजुडिसेस होते हैं, जो उनके अंदर पुराने को तासुब जमा होता है, ये उसकी तरफ नहीं जाता, ये आपके दिल पे असर होता है, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे ड्रामा हो। तो इसलिए फिर वो बाज़ दफ़ा लोगों की इवन ऐसे लोग जिनके सियासी नज़रियात बड़े ही गलत किस्म के भी होंगे, लेकिन उनके दिल में वो दर्द उठेगा, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। और इसकी मिसाल हमारा यही प्ले जिसकी बात हो रही है बुल्ले शाह पे, कि उसको देखने के लिए ऐसे लोग आते हैं जो वज़ाकता से भी और समाजी सोच के लिहाज से भी बहुत ही वो रिवायत पसंद और शिद्दत पसंद भी होते हैं, लेकिन जब प्ले देखने के बाद वो कहते हैं जी हमारा दिल नरम हो गया, हो गया। हमें बहुत अच्छा लगा। आपने तो शिवसेना का दिल नरम कर दिया। हाँ, तो और क्या रह जाता है? हाँ, अभी हम रिसेंटली गए इधर, जब ये मोदी की गवर्नमेंट आई हुई थी पावर में, तो चंडीगढ़ में हम गए, तो वहाँ पर हमारा फेस्टिवल था। तो उसका जो उसको इनॉग्रेशन करने वाला मेयर ऑफ चंडीगढ़, उन्होंने कहा जी ये तो बीजेपी से है। तो मैंने कहा ये बीजेपी का बंदा यहाँ क्या कर रहा है? वो कहते हैं जी वो सियासी नजरिया उसका वो है, लेकिन आपका एक पंजाबी प्ले और वो मतलब है हमारे कल्चर का प्ले है, वो इससे ओवरराइड कर देता है उनकी पॉलिटिकल जो सोच है। और दिल्ली में हम गए तो वहाँ पर एक उनका जो कल्चर मिनिस्टर था, वो कहते थे कि ये मोदी से ज्यादा राइट विंग है, मिस्टर शर्मा और समथिंग। वो वहां पर जो लैंप जलाते हैं फेस्टिविटी के तौर पे, सेरेमोनियल लैंप, वो जलाने वाला, और हमें वो मेरी तस्वीर पड़ी है, वो हमें फूल पेश कर रहा है। और प्ले हमारा सारा एंटी फंडामेंटलिज्म और एंटी एक्सट्रीमिज्म था। तो बाज़ दफ़ा आर्ट और कल्चर जो है वो बाईपास कर देता है आपकी सोच को, जैसा ये निर्वाण ने बताया केरला की स्टोरी। इसकी जो एजुकेशन है, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आई बिलीव कि जो एजुकेशन है वो पूरे कौम की आपकी बुनियाद है, राइट? उसी से पूरी कौम ने आगे चलना है। ये बिल्डिंग्स और ब्रिजेस से जो है कुछ नहीं आपका बनना है, मेन जो है वो एजुकेशन से आपका होगा। सो एजुकेशन से रिलेटेड बारिंग अ फ्यू आर्ट इंस्टीट्यूशंस, इक्का दुक्का चले आपका हो गया, उसके अलावा मतलब आई वाज इन्वॉल्व्ड रिसेंटली इन वन इंस्टीट्यूशन एज लाइक टीचर आप कह लें, या पार्ट ऑफ द थिंग। तो उसमें अब जो डिस्कशंस हमारी होती थी कि व्हाट शुड बी द बैलेंस बिटवीन द मार्जिन दैट स्टूडेंट्स आर गिवन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स आर्टिस्टिकली। सो फॉर एग्जांपल, अब हमारी जो मीटिंग्स में अब बात ये डिस्कशन हो रही होती थी, और हमें जो गाइडलाइंस दी जाती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये जो थीसिस फिल्म्स हैं अपनी, अभी फिल्म मेकिंग का एक जगह है, स्कूल है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है इनफैक्ट। अब हमें जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि ये स्टूडेंट्स अपनी फिल्मों में ना ये बड़ी गलत चीज़ें दिखाते हैं। क्या गलत चीज़ें दिखाते हैं? स्मोकिंग दिखाते हैं, ओए सिगरेट पीना। आर्ट स्कूल की फिल्म के अंदर सिगरेट पीना दिखा रहे हैं जी, ये तो रेप दिखा रहे हैं। भाई यार, तो ये तो चीज़ें नहीं, आप इस पे तो फिल्म आप बना ही नहीं सकते हो, या आप ड्रग्स जो है आप दिखा रहे हो। सो आप अगर एक यंग लॉट को एक आर्ट इंस्टीट्यूशन में अगर ये गाइडलाइंस दोगे कि आप जो एक सोशल इश्यूज हैं, मतलब रेप इज अ सोशल इशू, ये वुमेन राइट्स इज अ सोशल इशू, या मतलब आप ड्रग्स हो गया, स्मोकिंग हो गया, देयर ऑल रिफ्लेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो वो क्या खुली छूट दे देनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, या रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, या शुड देयर बी अ बैलेंस? हाउ शुड इट go about in your point of view? How should an art school work? नहीं, देखिए, अगर वो मंटो साहब की बात याद आती है जब आप ये बात करते हैं कि मंटो साहब कहते थे कि अगर आपको मेरे ड्रामे जो हैं वो फोर्स लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, तो उसकी वजह ये कि मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ ना, मैं तो आपको सोसाइटी बता रहा हूँ, सोसाइटी में क्या होता है, यू नो। और उसका मंटो साहब का वो जुमला है कि मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी, जो है ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सो आई थिंक आर्ट जो है वो कई शक्लों में हमें मिलता है।
इन द सेंस के इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी रियलिस्टिक कि मैं बड़ी रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल कर रहा हूँ सोसाइटी की, वो भी हो सकता है। सोशलिस्ट रियलिज्म भी एक पूरा जॉनरा है, मैजिकल रियलिज्म भी एक पूरा जॉनरा है, यू नो। सो मगर एट सम लेवल वो सोसाइटी को चेहरा या आईना दिखा जरूर रहा होता है कि रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ, ये जरूर कर रहा होता है। मगर वो करता है उसी तरह जिस तरह शाहिद साहब ने कहा है कि वो कोई लेक्चर की शक्ल में नहीं करता, वो किसी अपोलियन लॉजिकल शक्ल में नहीं करता। और मैं आपको एक सीक्रेट बताने लगूं, अच्छा। किसी को और नहीं बताना। ये दुनिया जो है ना, इसके जो मादी असूल हैं वो इंतहाई रैशनल है, ठीक है। उनकी अपनी एक मंतक है, वो मंतक पे चलते हैं, ठीक है ना जी। ग्रेविटी है तो उसने चीजों को नीचे लेके आना है, बस दैट्स जिस तरह पत्थर पे लिखा हुआ है ना, उस तरह वो है, ठीक है। वो उसको चेंज नहीं आप कर सकते। मगर इंसान की जो सोच है ना, हम रैशनल नहीं, हम इमोशनल हैं, इंतहाई इमोशनल है। तो इसलिए शाहिद साहब जो बात कह रहे थे और आप जो बात आपने जो मिसाल दी शिवसेना वाली कि किस तरह आपने उनको, अगर आप उनको रैशनल आर्ग्यूमेंट्स देते ना, आप 10 साल भी लगे रहते वो कन्विंस नहीं होते। मगर आपने बाईपास कर दिया उन सारी दीवारों को जो खड़ी थी और उनके दिल को डायरेक्टली अपील किया। That's the beauty. अच्छा, इसको अब कंक्लूड करते हुए जो आर्ट कल्चर और म्यूजिक की और थिएटर की जो ताकत है उसकी आपने हम देखेंगे का जिक्र किया। इंडिया में जाके आपने गाया, लोगों ने आपका साथ दिया, और उसके बाद जब जेएनयू में बहुत बड़ी एक ये जो उनकी हुकूमत और इंतहा पसंदों की तरफ से अटैक हुआ था, पूरे जेएनयू का जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको तबाह करने की कोशिश की गई मुसलमानों के खिलाफ और दूसरे जो लेफ्ट के लोगों के खिलाफ। तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो उनका एक तराना था जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मिल के गाते थे, हम देखेंगे, है ना जी, अमेजिंग। तो इंशाल्लाह हम भी देखेंगे, कम से कम अगले पॉडकास्ट में जरूर देखेंगे। फिजा, एनी वर्ड्स ऑफ विजडम एट द एंड? No, thank you so much for coming. Thank you. Words of wisdom will be going on for all the other episodes, but for now, wind up.